तो भाई लोग ये कहानी सिकी नाम के बंदे की है जो कि हम जैसा नल्ले बेरोजगार है और उसे अभी अभी स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन एक दिन एक मिस्टीरियस बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है। उसे बचाने के चक्कर में उसके पापा शहीद हो जाते हैं और उसी वक्त हमारे बंदे को पता चलता है कि उसके रगों में डीमन ब्लड बह रहा है। तो वो फैसला करता है कि वो अपनी पावर्स पे फुल्ली कंट्रोल पाकर अपने फादर के किलर को मारेगा। तो आज से 1000 साल पहले जापान में ओनी नाम के डीमंस रहा करते थे जिन्होंने पूरे जापान में तहलका मचा कर रखा था। वो किसी को भी बेवजह मार दिया करते थे और उनका खून पी लिया करते थे। लेकिन तब एक महान वॉरियर जिसका नाम मोमो था, उसने इनके बेस के ऊपर अटैक किया और लाखों करोड़ों डीमंस को मार दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि मोमो और डीमंस की वॉर मॉडर्न एज में भी जारी है। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर सीकी को दिखाया जाता है, जिसके कमरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि बंदे को यार गन्स कलेक्शन का काफी ज्यादा ही शौक है। और वो यहाँ पर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि अभी वो स्कूल से मार कुटाई करके आया है, जिसकी वजह से उसके स्कूल वालों ने उसे रस्टिकेट कर दिया है। और इस पर हमारा बंदा काफी ज्यादा खुश भी लग रहा होता है, मतलब उसे घंटा पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तभी उसका पापा शियोशी वहाँ आता है और उसके सर पे मारते हुए कहता है, क्यों बे लौंडे, तुझे स्कूल से क्यों निकाला गया? सिकी कहता है कि अरे बापू मन्ने अकेला छोड़ दे। जिस पर उसके पापा एक और बार उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिकी उसे आराम से डॉज कर लेता है। शियोशी सिकी की गन्स को देखकर कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि असल में उन लोगों की एक वाइन शॉप है। जिस पर सिकी उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि यहाँ की जगह तो सही है, वैसे भी वाइन शॉप ज्यादा अच्छी चल नहीं रही है, आपको उसे बंद कर देनी चाहिए। जिस पर शियोशी कहता है कि देखो ये कौन कह रहा है जिसे खुद अभी स्कूल से निकाला गया है। Emotional, damn it! ये बात सिकी को बुरी लगती है और वो उन्हें ताना मारते हुए कहता है, मैं आप जैसा लूजर नहीं बनना चाहता हूँ, अच्छा हुआ मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ। ये बात शियोशी को बुरी लग जाती है, लेकिन वो एक बिजनेस कॉल को अटेंड करने के लिए नीचे चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो डिलीवरी के लिए घर से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर सिकी काफी ज्यादा ही खुश होता है कि अब 2 पल के लिए उसे आराम मिलेगा। और वो सोचने लगता है कि काश मुझे किसी अमीर इंसान ने अडॉप्ट किया होता। और फिर वो अपनी एम की प्रैक्टिस करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक खतरनाक वाला धमाका होता है। इस पॉइंट पर सिकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पीछे क्या हुआ। वो जैसे ही बालकनी में देखता है तो हर जगह धुंध था और उसी धुंध में से एक अजीब सी चीज उसकी तरफ आती है, जिसे कि वो जैसे तैसे डॉज कर लेता है। लेकिन वो चीज वापस से उसके पैरों को पकड़ती है और उसे नीचे पटक देती है। यहाँ पर हमारे बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी उसके सामने एक सफेद बालों वाला हट्टा कट्टा बंदा आता है, जो कि भाई उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी वहां पर सिकी के फादर गाड़ी लेकर आ जाते हैं और सिकी को बचा लेते हैं। वो सिकी से कहते हैं कि जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ, और फिर सिकी को लेकर फुल स्पीड में वहां से भागने लग जाते हैं। ये खतरा इतना बड़ा था कि सिकी के फादर कंट्री छोड़ने के बारे में कहते हैं, जिस पर सिकी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उनसे कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे बताओ। तो यहाँ पर इनके पास ज्यादा टाइम नहीं रह गया था, तो वो रिवील करते हैं कि सिकी ओनी का डिसेंडेंट है और वो जो आदमी था वो मोमोरो का डिसेंडेंट है, जो कि डीमन को मारना चाहता है, मतलब अपने सिकी को मारना चाहता है, इसीलिए वहां पर उनके पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ पर सिकी कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप। तभी अचानक से उनके ऊपर वही यह बंदा अटैक कर देता है। पहले अटैक से सिकी के फादर जैसे तैसे बच जाते हैं, लेकिन दूसरे अटैक में वो अपने ब्लैक मिस्ट से पूरी कार को ढक लेता है, जिससे कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। वो जैसे तैसे कर एक अबेंडेंड वेयर हाउस के सामने अपनी गाड़ी रोकते हैं और तुरंत सिकी को बाहर निकालते हुए उससे कहते हैं कि जल्दी से छुपो। लेकिन तभी वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। फादर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो सिकी वहां पर नहीं था, लेकिन आजू बाजू देखने पर उन्हें ब्लैक मिस्ट दिखती है, जो कि वेयर हाउस के अंदर जा रही थी। हम अंदर देखते हैं कि सिकी को एक बड़े से ब्लैक मिस्ट के वेब से बांध दिया गया था और उसके सामने ये बंदा था। उसका नाम समदारे था। समदारे सिकी से कहता है कि तुम्हारी रगों में जो डीमन ब्लड बहता है वो सबके लिए खतरा है, तो हमें इस खतरे को निकाल फेंकना होगा। माटेरो गैंग का यही काम है तुम जैसे लोगों को खत्म करना। तभी वहाँ पर सिकी के फादर आते हुए कहते हैं कि मोमोरो फेरी टेल सच है। हजारों सालों से ओनी और मोमोरो डिसेंडेंट्स माटोरो गैंग के साथ मिलकर लड़ाई कर रही है। ये सारी बातें सिकी को समझ नहीं आ रही थी। समदारे यहाँ पर 2 तलवारें बनाता है। उसे देखते हुए सिकी के फादर भी अपनी पावर्स का यूज कर एक स्वॉर्ड बनाते हैं। ये देखकर सिकी हैरान था कि उसके फादर के पास समदारे जैसी ताकत कैसे है। तभी हमें पता चलता है सिकी के फादर भी मोमोरो के डिसेंडेंट हैं और पहले वो समदानी के सीनियर हुआ करते थे। यहाँ पर इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। समदारे फादर से पूछता है कि आखिर वो एक ऐसे डीमन को क्यों बचा रहा है जो कि लोगों को खत्म कर सकता है, जिस पे फादर गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और उसके ऊपर एक क्रिटिकल अटैक करते हैं। लेकिन समदारे उनसे कई ज्यादा ताकतवर था और उसकी स्पीड भी अच्छी थी। वो उनके अटैक को डॉज करता है और
तुरंत ही फादर के ऊपर एक खतरनाक स्लाइस अटैक कर देता है, जिससे कि वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं और नॉक डाउन हो जाते हैं। अपने फादर को खून से लथपथ देखकर सीकी काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और समदारे को गालियां देने लग जाता है। समदारे उससे कहता है कि शांत हो जाओ, अब तुम्हारी बारी, और ये कहकर आगे बढ़ता है, लेकिन फादर उसके पैरों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम उसे नहीं मार सकते हो। जिस पर समदारे उससे कहता है कि तुम इस डीमन को बचाना क्यों चाहते हो। फादर कहते हैं कि मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं है। उतने में ही समदारे एक स्वॉर्ड बनाता है और उन्हें खत्म कर देता है। ये देखकर सीकी का गुस्सा काफी ज्यादा ही हाई लेवल पे पहुंच जाता है और उसके अंदर की जो डेमोनिक पावर थी वो उसके ऊपर हावी होने लग जाती है और वो कसम खाता है कि जिसने उसके फादर को हर्ट करने की कोशिश की है वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके सर से डेमोनिक सींग निकलने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम मरने वाले हो। जैसे ही समदारे उधर देखता है तो वो वहाँ पर नहीं था। अचानक से समदारे के चेहरे के पास ब्लड से बनी हुई गन्स पॉप अप होती हैं। समदारे अपनी तेज रिफ्लेक्सेस का यूज कर उन सारी बुलेट से बचता है, लेकिन इतने में ही सीकी अपनी पोजीशन वहाँ से चेंज कर देता है। अब समदारे कंफ्यूज था कि भाई सीकी गया तो गया कहाँ। तभी उसे अपने सामने छत से बहुत सारा खून टपकते हुए दिखता है और सही में भाई सीकी ऊपर बैटमैन की तरह बैठा हुआ था। वो तुरंत ही नीचे आता है और गुस्से में समदारे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर समदारे समझ चुका था कि सीकी अपने डेमोनिक फॉर्म में आ चुका है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लेकिन समदारे जैसे तैसे कर सीकी के एक हाथ को काट देता है। सीकी तुरंत ही पीछे होता है और अपने हाथ को तुरंत रीजनरेट करता है भाई, समझ रहे हो, और वापस से अपने ब्लड से बहुत सारी गन्स बनाता है। और इस समय भाई ये बंदा कारने जैसा लग रहा था। वो समदारे के ऊपर बहुत सारी बुलेट से अटैक करता है। समदारे उसके हर एक अटैक को ब्लॉक भी कर रहा होता है, लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ी मिसाइल समदारे के ऊपर आ जाती है, लेकिन वो उसे अपनी रिफ्लेक्सेस की मदद से डॉज करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस पॉइंट पर समदारे के पसीने छूट चुके थे, लेकिन फिर भी वो सीकी के ऊपर अपनी तलवार फेंक देता है ताकि वो उसकी गर्दन काट सके, लेकिन सीकी के ऊपर ये काम ही नहीं करता है। सीकी तुरंत स्पीड से उसकी तरफ आता है और उसके मुंह पर जोरदार लात मारता है। समदारे सामने वाली दीवार में जाकर टकरा जाता है। सीकी तुरंत उसके पास आता है और उसके चेहरे पर पैर रखकर सारा भाई बुलेट उलेट सारी एक ही बार में झोंक देता है, लेकिन फिर भी समदारे के अंदर पोटेंशियल तो था। इतनी बुलेट झेलने के बाद भी बंदा दो पैरों पे खड़ा था, भले ही उसका आधा फेस उड़ चुका हो, लेकिन हमारा सीकी अभी भी नहीं रुका था। वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था मारने के लिए, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी कमजोर पड़ जाती है और वो वहीं पर कोलैब कर जाता है और उसका डेमोनिक फॉर्म चला जाता है। वो अपने हाथों को खून से लथपथ देखकर काफी ज्यादा ही हैरान था। समुद्र उसे बताता है कि ये तुम्हारी अल्टीमेट ओनी फॉर्म थी जो कि तुमने रेंज में एक्टिवेट कर ली, और ये कहते हुए वो अपनी बची कुची पावर से वापस से एक स्वॉर्ड बनाता है और हमारे बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बीच में सीकी के फादर आ जाते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस कर वो अपने बेटे को बचाते हैं। समदारे गुस्से में कहता है कि तुमने इसका इतना खतरनाक डेमोनिक फॉर्म देखा, उसके बावजूद भी तुम इसे बचा रहे हो। फादर स्माइल करते हैं और सीकी के बचपने को याद करते हैं जब उसने पहली बार उन्हें फादर कहा था, और फिर वो हंसते हुए कहते हैं क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये सुनकर सीकी भी सहम जाता है। तभी बाहर इतने बड़े एक्सप्लोजन की आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फायर डिपार्टमेंट के लोगों को बुला लेते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर समदारे वहाँ से भागना ही सही समझता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सीकी अपने फादर को अपने हाथों में पकड़े होता है और वो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर समझ चुके थे कि अब ये उनका अंत है, तो वो उसे रोकते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया ताकि तुम अपने आप को सबसे अलग ना समझो। हाँ, बेटे, अब तुम्हें इतना ताकतवर बनना है कि तुम इन सबको हरा सको और फ्रीली लाइफ जी सको। इस पर सीकी चिल्लाता है और कहता है कि बूढ़े आदमी चुप हो जा, अभी तुम ठीक नहीं हो, जब ठीक हो जाओगे तब तुम्हें जो कहना है कह लेना, लेकिन अब चलो। और ये कहकर वो उन्हें उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन सीकी के फादर यहाँ पर अपनी आखिरी सांस लेते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर सीकी काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और रोते हुए उन्हें जगाने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने स्केट शूज पहने हुए एक बंदा आता है जो कि आते के साथ ही साथ उसके गर्दन पे मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसको एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर उसके जैसे ओनी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सीकी यहाँ पर सपना देखता है जहाँ पर वो खेल रहा था और उसके डैड उसके पास आते हैं, लेकिन अचानक से एक इतना अच्छा सपना डरावने सच में बदल जाता है जहाँ पर उसे समदारे दिखता है और वो अचानक से उड़ जाता है। उसे कुर्सी में बांध कर रखा हुआ था और उसी के पास वही बंदा जिसका नाम नाटू था, वो अपने अम्ब्रेला की मदद से वन हैंड पुशअप कर रहा था। वो सीकी को होश में देखकर अपने पैरों पे खड़ा होता है और उसके सामने आकर अपने हॉर्न्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बंदा भी यार
एक ओनी है। सीकी अपने ही जैसे एक को देखकर काफी ज्यादा ही कंफ्यूज था। वो बंदा उसे बताता है कि तुम्हारे फादर को सही जगह पर स्टोर कर दिया गया है और तुम्हें यहाँ पर रिट्रीवल के लिए लाया गया है। ये कहकर वो तुरंत ही व्हाइट बोर्ड को लेकर उसके सामने आता है और उसे सब कुछ समझाने लग जाता है माटेरो गैंग के बारे में। वो उसे ये बताता है कि माटेरो गैंग ओनीस को खत्म करते हैं। इसी के रिस्पॉन्स में हम लोगों ने भी एक एजेंसी बनाई है जो कि तुम जैसे नए ओनीस को ढूंढते हैं और उन्हें रेवोल्यूट करके देखते हैं कि क्या वो इस एजेंसी में शामिल हो सकते हैं। ये सब बताने के बाद वो सीकी के मुंह से पट्टी हटाता है। पट्टी हटाते ही सीकी उसे गालियां देने लग जाता है और कहता है कि मेरे फादर कहाँ है और तुमने उनकी बॉडी के साथ क्या किया। नाटो से इतनी बदतमीजी से बात करने की वजह से नाटो सीकी का एक पॉइंट काट लेता है, जिस पर सीकी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है, जिस पर नाटो वापस से उसके पॉइंट काट लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल फेंकूंगा। सीकी को अपने फादर के बारे में जानना था। वो जैसे तैसे कर अपने गुस्से को कंट्रोल में करता है और वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहा होता है। नाटो उसके गंदे से चेहरे को देखकर कहता है कि चलो टेस्ट स्टार्ट करते हैं और वो अपनी टाई उतारकर डायरेक्ट सीकी के गर्दन को दबाने लग जाता है। सीकी उसे छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन भाई वो बुरी तरीके से चोक हो रखा था। नाटो कहता है कि ओनी की असली पावर तभी आती है जब वो डू या डाई की सिचुएशन में होते हैं। यहाँ पर हमारे बंदे के नाक मुंह पता नहीं कहाँ से खून निकल रहा था और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ये चीज देखकर नाटो काफी डिसअपॉइंट होता है कि इसके पास कोई पावर ही नहीं है, बेकार है। लेकिन अचानक से वो जो खून उसकी बॉडी से बह रहा था वो स्पाइक्स में बदल जाता है और नाटो के ऊपर अटैक कर देता है। नाटो जैसे तैसे कर उससे बचता है लेकिन अचानक से उसके सामने एक और गन आ जाती है और हमारा बंदा अपने बजर्क मोड में पहुंच चुका था। वो नाटो के ऊपर अपनी ब्लड बुलेट से अटैक कर देता है और तुरंत पीछे हटता है। उसे यहाँ पर लग रहा था कि नाटो का खेल खत्म, लेकिन जैसे ही धुंध हटती है तो पता चलता है कि नाटो ने भी अपनी पावर्स का यूज किया और उसकी हर एक बुलेट को नलिफाई कर दिया और वो यहाँ पर सीकी की पावर्स को देखकर उसके 2 पॉइंट्स और काट देता है कि सही में तुम बेकार हो, सही में तुम बेकार हो, तुम्हें तो अपनी ओनी पावर्स भी यूज करनी नहीं आती। जिस पर हमारा बंदा और गुस्से में और नाटो के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है जहां पर नाटो ने उसे नॉकडाउन कर दिया था। वो अपने लाल हाथों को देखकर पहचान जाता है कि वो अपने बजर्क मोड में चला गया था। नाटो जो उसके ऊपर बैठा था वो कहता है कि ये तो नॉर्मल है, जब कोई ओनी अपने बजर्क मोड में जाता है तो उसकी मेमोरी ब्लैंक हो जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। सीकी गुस्से में कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो। नाटो कहने लगता है कि ठीक है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इस टेस्ट में फेल हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें ओनी एजेंसी से बाहर निकाला जाता है। ये सुनकर सीकी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अभी स्ट्रॉन्ग बनना है। वो ये तो समझ चुका था कि नाटो काफी ज्यादा ही ताकतवर है और अगर वो उसके साथ रहेगा तो वो भी ताकतवर बन जाएगा। तो वो यहाँ पर अपने ईगो को सारे कोने में साइड करता है और नाटो के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज मुझे इस एजेंसी में रख लो, मुझे ताकतवर बनना है ताकि मैं अपने फादर की मौत का बदला ले सकूं। लेकिन नाटो उसे रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि वो बेकार है, वो लड़ते समय अपनी दिमाग का यूज नहीं करता और ऐसे लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं। उसकी ये सारे बातें सुनकर हमारे बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। नाटो कहता है कि अब तुम्हें भी खत्म करने का समय आ गया है। वो अपनी स्पेशल रिंग से अपने अंगूठे को काटता है जिससे कि ब्लड निकलता है और उसकी मदद से वो एक ब्लड का अम्ब्रेला बना लेता है, जिसे देखकर सीकी को एक आइडिया आता है कि उसे लड़ते समय अपने ब्रेन का यूज कैसे करना है और वो पीछे की तरफ भागने लग जाता है। फिर वो अपने हाथों को जमीन पर तेजी से रगड़ने लगता है ताकि उसमें से ब्लड आ सके और नाटो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। नाटो अपनी अम्ब्रेला को शील्ड की तरह यूज करता है और उसमें बहुत सारे कांटे ले आता है, लेकिन हमारा बंदा उन्हीं कांटों का यूज करके हवा में उछलता है और नाटो के मुंह पर एक बुलेट बनाकर शूट कर देता है। इस पॉइंट पर उसे लग रहा था कि उसने नाटो को डिफीट कर दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि नाटो ने अपनी 2 उंगलियों से उसकी बुलेट को रोक लिया था और इधर यहाँ पर सीकी ये सब देखकर आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है, मतलब अपने हाफ बजर्क मोड में जाने लग जाता है, जिसे देखकर नाटो कहता है कि अब तो तुम्हें खत्म करना ही होगा और ये कहकर अल्टीमेट पावर का यूज कर एक आर्चर बनाता है सीकी को खत्म करने के लिए। लेकिन वो देखता है कि सीकी अपने बजर्क मोड को कंप्रेस कर रहा है और वापस से नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि कोई और ओनी ये नहीं कर सकता है। नाटो अपने अल्टीमेट मूव को रोकता है और सीकी से पूछता है कि आखिर तुमने अपने बजर्क मोड को कैसे कंट्रोल किया। यहाँ पर सीकी काफी ज्यादा ही कमजोर हो चुका था तो जमीन पर पड़ा था, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है पहले आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाइए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। जिस पर नाटो कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। सीकी कहता है कि मैंने बस तुम्हें कॉपी किया, जब तुमने अपनी रिंग की मदद से अपने ब्लड को बाहर निकाला तो मुझे एक आइडिया आया और मैंने उसी आइडिया का यूज कर दिमाग में सोचा कि मुझे एक वेपन क्रिएट करना है और
हो गया फिर। नाटो को ये चीज थोड़ी बकवास लगती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जो गुस्से वाले लोग होते हैं उन्हें अपना ब्लड कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारा सीकी काफी अलग है, क्योंकि यार वो मेन कैरेक्टर है। सीकी कहता है कि तुम जो सिखाओगे मैं वो सीख लूंगा। ये सुनकर नाटो उसके पास आता है और अपने हाथों में एक स्पीयर बनाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वो अटैक उस पर लगता नहीं है और नाटो उसे स्टूडेंट बनाने के लिए राजी हो जाता है और वो उसे बताता है कि वो इस समय एक आइलैंड पे है जिसका नाम हेल्स डोज स्टेप्स है और यहीं पर ओनिस को ट्रेन करने के लिए रात्सत्सु एकेडमी बनाई गई है और आज से मैं तुम्हारा होमरूम टीचर हूँ। ये सुनकर सीकी हैरान हो जाता है, जिस पर वो उसके मुंह पर मारता है और कहता है कि चलो अब तुम्हारा काम स्टार्ट हुआ। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सीकी अपना एकेडमी का यूनिफॉर्म पहन लेता है और नाटो उसे बताता है कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो जो कि इस टेस्ट को पास कर पाए हो, तुम्हारे क्लासमेट्स भी हैं। वो उसे क्लासरूम के बाहर ले जाता है जहाँ पर हमारा बंदा सोच रहा होता है कि अब मैं कैसे अपनी फर्स्ट एंट्री मारूंगा क्लास पे। लेकिन तभी नाटो उसके पिछवाड़े पे एक लात मारता है और उसकी इस तरीके से एंट्री होती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, जिस पर वो एक बंदे से टिश्यू पेपर भी मांगता है। लेकिन वो कहता है कि भाड़ में जाओ। इस बंदे का नाम जिन है और आपको इसके बिहेवियर से ही पता चल रहा होगा कि ये बंदा कैसा होने वाला है। सीकी जिन पर हंसते हुए कहता है कि तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे तो अभी हॉर्न्स भी नहीं आए। जिस पर जिन अपने हॉर्न्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि सही में तुम बेवकूफ हो। यहाँ पर हमें कुछ और स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि थे इकारी, हुमारे, रोकुरो, यूसुबुरे, सादानामी। यहाँ पर सीकी जिन की सीट पर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो। तभी अचानक से नाटो उन दोनों के पीछे आ जाता है और कहता है कि शांति से यहाँ पर बैठे रहो। फिर नाटो उन सभी से कहता है कि चलो आज की क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। इस पर सीकी कहता है कि क्या। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एकेडमी से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर नाटो के पास 2 बॉल थी जिन्हें कि वो आसमान में अलग अलग जगह पर फेंक देता है और फिर उन लोगों को रूल्स बताता है। तुम लोगों को इन बॉल्स को ढूंढकर 1 घंटे के अंदर अंदर एकेडमी तक पहुंचना है और मैं तुम लोगों को ऐसा करने से रोकूंगा और अगर तुम लोग 1 घंटे के अंदर नहीं पहुंच पाते हो तो तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। नाटो ने यह भी बताता है कि वो इस टेस्ट में अपनी पावर्स का यूज नहीं करेगा। ये सुनकर सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन नाटो देखता है कि हमारा सीकी काफी ज्यादा ही नर्वस होता है क्योंकि वो अपनी पावर्स को अभी भी अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाता है। नाटो यहाँ पर इन सभी को टीम में डिवाइड कर देता है ताकि ये लोग इजीली टेस्ट को पास कर सके। पहली टीम जिन, हुमारे और सीकी की थी, दूसरी टीम सादनामे और रूकोरू और तीसरी टीम इकारी और यूसुरुबे की थी। लेकिन हमारा सीकी कहता है कि भाई मैं इस जिन के साथ टीम अप नहीं करूंगा। नाटो कहता है कि ठीक है एकेडमी से निकल जाओ। इस पर जिन शांत हो जाता है। हुमारे सीकी को अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। ये देखकर सीकी थोड़ा हैरान था क्योंकि पहली बार कोई लड़की उससे बात कर रही थी। तो हमारा बंदा एक्साइटेड होकर उससे कहता है कि चिंता मत करो, हम दोनों गेम को जीतेंगे। फिर हमारे जिन को अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन हमारा एटीट्यूड बंदा उस पर ध्यान ही नहीं देता, टोटल इग्नोर, जिस पर हमारे को बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। इस चीज को देखकर सीकी जिन से कहता है कि तुम कितने बुरे हो, उस बेचारी लड़की को रुला दिया और उससे कहता है कि रो मत, तुम बहुत क्यूट हो, रोते हुए तुम अच्छी नहीं लगती। जिस पर हमारे ब्लश करने लग जाती है और सीकी वापस से जिन पर चिल्लाने लग जाता है। जिन कहता है कि क्या तुम अपनी ये बचकानी हरकतें बंद करोगे। तभी नाटो टेस्ट स्टार्ट कर देता है और सबसे पहले जिन वहां से जाता है। उसी के पीछे सीकी भी भागने लग जाता है। भागते हुए जिन को नाटो की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि अगर किसी ने मुझे टच भी कर लिया तो मैं उसे डायरेक्ट ग्रेजुएट कर दूंगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले नाटो को अपना टारगेट बनाएगा, लेकिन इतने में ही पीछे से सीकी उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिन बचता है और कहता है कि आखिर ये क्या कर रहे हो तुम। सीकी कहता है कि मैं बस प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसीलिए लड़ो मुझसे। तो जिन भी अपने मास्क को हटाता है और भाई उसकी पूरी बॉडी में कट्स लगे होते हैं बहुत बुरी तरीके से। ये देखकर सीकी कहता है कि सिर्फ कमजोर लोग अपने पुराने घाव को दिखाते हैं, क्या तुम कमजोर हो। जिन अपनी ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अभी दिखाता हूँ और भाई अपने हाथों में 2 चैनसोस क्रिएट कर लेता है। ये देखकर हमारे बंदे की फट जाती है क्योंकि उसका खुद कंट्रोल नहीं होता ब्लड और इसने कंट्रोल कर लिया। वो अपने ब्लड आर्ट का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई गन बनती ही नहीं है। वो कहता है भाई कैसे हुआ था पहले, मुझसे नहीं हो रहा। अब उसके पास भैया एक डंडा ही था तो वो डंडे से ट्राई करता है, लेकिन जिन अपने एक स्लाइस से ही उसके डंडे और पीछे जितने भी पेड़ थे उन्हें खत्म कर देता है। और यहीं पर हमारे बंदे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि वो समझ जाता है जिन उससे ज्यादा ताकतवर है। इधर हम हुमारी को देखते हैं जो कि इन दोनों को ही ढूंढ रही होती है। तभी उसे धमाके की आवाज सुनाई देती है और वो डर जाती है। वो यहाँ पर कहती है कि मुझे यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन तभी उसे सीकी की बात याद आती है कि वो काफी ज्यादा ही क्यूट है। तो वो वापस से मोटिवेट हो जाती है और उन दोनों को वापस से ढूंढने के लिए निकल जाती है। हम देखते हैं कि उसके ठीक पीछे वही सिल्वर बॉल थी। इधर ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। सीकी उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था या कहें कि पिट रहा था। जिन सीकी को एक लात मारकर जमीन पर गिरा देता है और वहां से जाने लग जाता है, लेकिन सीकी वापस से उठता है जिस पर जिन उसके ऊपर अपने चैनसोस से
अटैक कर देता है, जिसके सामने हुमारी आ जाती है। सीकी जैसे तैसे कर हुमारी को उस अटैक से बचाता है, लेकिन इसमें उसके हाथ में कट लग जाता है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जिन से कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, अब तुम इससे माफी मांगो। इतने ही में हम हुमारी को देखते हैं जो कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और वो कहती है कि मैं कमजोर हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और ऐसे ही कहते हुए उसकी नाक में से ब्लड निकलने लगता है और वो धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसका ब्लड एक बहुत बड़े टाइटन में बदल जाता है। ये देखकर इन दोनों की ही फट जाती है और हुमारी उनसे कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना ये तुम्हें मार देगा। उसके ये कहते ही वो फीमेल टाइटन उनके ऊपर अटैक कर देती है। जिन हवा में उछलता है और टाइटन के ऊपर चैंसो से अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक का असर उस टाइटन पे होता ही नहीं है। सीकी यहाँ पर हुमारी से कहता है कि इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो, लेकिन हुमारी कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती और हैवी ब्लड लॉस की वजह से वहीं पर कोलैब कर जाती है। सीकी हुमारी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो टाइटन उसे चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रही होती है और सीकी को रोकने के लिए वो उसके ऊपर ब्लड अटैक करती है, जिसे कि जिन तो भैया पत्थर के पीछे छुपकर बच जाता है, लेकिन हमारा बंदा उसे डायरेक्ट अपनी बॉडी पर लेता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा ही इंजरी होती है। यहाँ पर हुमारी उस टाइटन से कहती है कि प्लीज सिस्टर रुक जाइए। ये सुनकर सीकी थोड़ा कंफ्यूज था कि क्या सिस्टर। हुमारी उससे वापस से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन इस बार सीकी कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही मरने नहीं दूंगा, मैं अपने सामने वापस से किसी को नहीं मरने दूंगा। इतने में ही टाइटन बहुत तेजी से रॉर करती है, जिसकी आवाज बाकी सारे स्टूडेंट भी सुन पा रहे होते हैं और यहाँ पर नाटो भी देख रहा होता है ये सब कुछ, लेकिन वो अभी जिन और सीकी पे इन सब चीजों को छोड़ देता है कि देखते हैं ये कैसे हैंडल करते हैं। सीकी यहाँ पर अपने हाथों को घिसकर ब्लड आर्ट यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आर्ट एक्टिवेट ही नहीं होती है। इतने में ही टाइटन जमीन से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर सीकी के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे कि सीकी दूर जाके गिरता है। यहाँ पर सीकी अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था कि वो वहां पर फ्रस्ट्रेशन से रोने लग जाता है और कहता है कि आखिर मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। इतने में ही जिन आता है बैटल में और उससे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे ही बच्चों की तरह रोना है तो कोने में बैठ जाओ, अब मैं इसे संभालता हूँ। और फिर रेन आता है अपने रैम्पेज पर, अपने दोनों हाथों में डिफरेंट तरीके के चैंसोस बनाकर। ये देखकर नाटो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है उससे और यहाँ पर वो बताने लगता है कि ओनी ब्लड इमेजिनेशन से काम करती है, जैसी आपकी इमेजिनेशन होगी वैसे ही आपका ब्लड मैनिपुलेशन भी होगा। उसी समय जिन भी टाइटन के नेक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटन अपने हाथ को सेक्रीफाइस कर अपने नेक को बचा लेती है। वहीं पर हमारा बंदा अपने हाथ से कह रहा होता है कि यार कुछ तो बन जा, इंसान बन जा या चैंसो बन जा, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि जिन चैंसोस बना सकता है क्योंकि वो उसे पसंद है। वहीं पर हामुरा अपनी बहन को बनाती है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, तो मैं भी वो चीज बना सकता हूँ जो मुझे पसंद है, जैसे कि गन। तो वो फाइनली एक ग्रेनेड लॉन्चर को इमेजिन करता है और उसके ब्लड से ग्रेनेड लॉन्चर बन जाता है। ये देखकर नाटो इंप्रेस हो जाता है कि आखिरकार इसे समझ आ गया क्या करना है। इधर हम देखते हैं कि जिन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है उस टाइटन से लड़ते दौरान। टाइटन यहाँ पर एक जोरदार रॉर करती है, जिससे कि जिन के कान के पर्दे फट जाते हैं और उसे लगने लगता है कि अब वो मरने वाला है। ये देखकर नाटो भी रेडी हो जाता है फाइट के लिए, लेकिन तभी वो सीकी को देखता है जो कि अपने ग्रेनेड लॉन्चर के साथ बैटल में उतर चुका था। टाइटन उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हमारा बंदा उससे बचता है और उसके ऊपर एक जोरदार ग्रेनेड अटैक कर देता है, जिससे कि भाई वो टाइटन के चिथड़े उड़ जाते हैं और भाई वहां पर बारिश होने लग जाती है। ये देखकर जिन हैरान था कि यार इसके अंदर इतनी ताकत कैसे आई। सीकी यहाँ पर ह्यूमेरा के पास जाने की कोशिश करता है कि भाई देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो वहीं पर गिर पड़ता है। नाटो आकर उसे बताता है कि उसने इतना ज्यादा ब्लड यूज कर लिया है कि उसकी बॉडी कमजोर हो चुकी है, लेकिन हमारा बंदा मानने वाला कहाँ था। वो जैसे तैसे करके हिम्मत करता है और उड़ जाता है और कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन 5 सेकंड में ही वो वापस से जमीन पर गिर जाता है। नाटो उसे देखकर कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन सीकी उससे कहता है कि जल्दी से आप ह्यूमेरा को देखिए, वो काफी ज्यादा ही कमजोर है, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। नाटो ये देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि सीकी जो खुद बहुत ज्यादा ही कमजोर हो चुका है, वो अपने बारे में ना सोचकर किसी और के बारे में सोच रहा है। तभी अचानक से जिन उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है, लेकिन नाटो अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से उसे वापस से पीछे पुश कर देता है। जिन कहता है कि तुम्हें इन बेकार लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नाटो कहता है कि अगर उसे सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो मर जाएगी। जिन कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हें मारकर ग्रेजुएट होना है। जिस पर नाटो कहता है कि ठीक है ट्राई कर लो। ये सुनते ही जिन उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट
कर देता है। अब भैया नाटो तो अपनी पावर्स का यूज कर नहीं सकता था, लेकिन उसकी जो छतरी थी वो मल्टीपल वेपन में कन्वर्ट हो सकती थी। वो एक शील्ड बनाकर जिन के हर एक अटैक से बच रहा था और वहाँ पर बहुत सारा स्मोक फैला देता है, जिससे कि जिन को सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। यहाँ पर जिन सोच रहा था कि भाई नाटो गया कहाँ, तभी नाटो अपनी भाई छतरी गन से उसके ऊपर रबड़ की बुलेट से अटैक करता है, जिससे कि भाई उसे डैमेज भी होगा लेकिन वो मरेगा नहीं। जिन उनसे बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। नाटो को लग रहा था कि जिन सिर्फ क्लोज अटैक कर सकता है, लेकिन जिन अचानक से पेड़ से निकलता है और नाटो की तरफ कुछ ब्लेड फेंक कर मारता है, जिससे बचने के लिए नाटो हवा में उछलता है। जिन अचानक से उसके पीछे आ जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन नाटो बचने के लिए एक स्मोक बॉम्ब फेंक देता है और वापस से हर जगह स्मोक हो जाता है। जिनको लग रहा था कि नाटो वापस से उसके ऊपर शूट करेगा, लेकिन इस बार नाटो जिन को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि जिन वहीं पर ढेर हो जाता है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पा रहा होता है। नाटो अपनी अम्ब्रेला की मदद से उसे एक ही जगह पर रोक लेता है। अगर तुम इतने कमजोर रहोगे तो अपने फादर को कैसे मार पाओगे? ये सुनकर जिन हैरान होता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे फादर के बारे में कैसे मालूम? नाटो बताता है कि मैंने तुम्हारी फाइल्स पढ़ी थी और मुझे पता चला कि तुम्हारे फादर भी एक मोमोटारो हैं। ये सुनकर सीकी हैरान हो जाता है कि इन दोनों की बैक स्टोरी एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। जिनके जो फादर थे वो जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जिस वजह से उसकी बॉडी में इतने सारे स्कार्स हैं, और उन्होंने ही जिन की पूरी फैमिली को मार दिया था, जिस वजह से जिन अपने फादर से बदला लेना चाहता है उन्हें मारकर। यही सब याद कर जिन अपने रेंज मोड में आ जाता है और नाटो की छतरी से भी छूट जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन नाटो उसके सर को पकड़कर जमीन पर मार देता है। अगर तुम ऐसे ही गुस्से में रहे तो तुम एक दिन मारे जाओगे और अपने ड्रीम को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपने फादर को मारना चाहते हो तो ताकतवर बनो और अपने गुस्से को कंट्रोल में करो। ये सुनते ही जिन वहीं पर आराम से लेट जाता है। फिर हम देखते हैं नाटो एकेडमी में फोन कर एक डॉक्टर को भेजने के लिए कहता है ताकि वो हुमारे का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाटो ने जिन को पेड़ से बांध दिया था और उसे लग रहा था कि अब भाई गेम ओवर हो चुका है, लेकिन हमारा सीकी उठता है और कहता है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी भी बाकी हूँ। ये देखकर नाटो अपने पास से 2 सिल्वर बॉल में से एक बॉल निकालता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 मिनट बचे हुए हैं स्कूल पहुँचने के लिए, या तो तुम मुझसे ये बॉल को ले लो या तो दूसरी बॉल को ढूंढ के निकल जाओ यहाँ पर। ये सुनकर सीकी तुरंत भागता है दूसरी बॉल लेने के लिए, क्योंकि उसे पता थी कि वो नाटो से अभी फाइट तो कर नहीं पाएगा। तो नाटो भी भाई उसका पीछा करने लगता है। इधर दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि पेड़ पर बंधा होता है और वहीं पर बैठा होता है। तभी बगल से सीकी उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और बिना आगे कुछ सुने उससे मना कर देता है कि भाई मैं तुम जैसे बेवकूफों की मदद नहीं करता। जिस पर सीकी को गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे ही ईगो में रहे तो तुम फेल हो जाओगे और अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने ईगो को साइड में रखो और इस वक्त मेरे साथ में मिलकर नाटो से उस बॉल को छीन लो। इस पर जिन पूछता है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहा है, जिस पर सीकी कहता है क्योंकि हम दोनों की स्टोरी एक जैसी है, मेरे फादर भी मोमोटारो थे। और वो यहाँ पर वो थोड़ा उसे ज्ञान पेलने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ हम नाटो को देखते हैं जो कि सीकी को ढूंढ रहा होता है कि भाई इतनी जल्दी ये बंदा कहाँ गायब हो गया। तभी उसे सीकी भागते हुए दिख जाता है, तो वो तुरंत ही सीकी के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा ऐसे भागना बेकार है। तभी अचानक से पीछे से जिन आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नाटो उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन हकीकत में जिन का ये प्लान था ही नहीं। उसके एक हाथ में रस्सी थी जो कि पत्थर से बंधी हुई थी, वो उसकी तरफ फेंकता है जो कि जिन को चारों तरफ से बांध लेती है और दूसरा हिस्सा सीकी पकड़ लेता है और वो दोनों ही नाटो को ट्रैप कर लेते हैं। इस चीज से नाटो इंप्रेस होता है कि भाई ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। जिन नाटो के ऊपर ब्लड ब्लेड से अटैक करता है, जिससे बचने के चक्कर में नाटो का बैलेंस बिगड़ जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए सीकी नाटो के हाथों से सिल्वर बॉल लेने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ फिसल जाता है और वो बॉल नीचे गिर जाती है। अब अगर वो बॉल को लेने गया तो नाटो छूट जाएगा और इन दोनों का वापस से गेम ओवर हो जाएगा। इसीलिए हमारा सीकी मूव नहीं कर सकता था। नाटो यहाँ पर ये देखकर सोचता है कि अब देखते हैं क्या होता है। अगर सीकी ने बॉल उठाई तो जिन उसे छोड़ देगा और सीकी के पीछे भागने लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर अलग ही सिस्टम होता है। भाई सीकी एक्साइटेड होते हुए जिन से कहता है कि जल्दी से इस बॉल को उठाओ और यहाँ से भागो। जिन ऐसा ही करता है और बॉल उठाकर वहां से भागने लग जाता है। हमारा बंदा अपने ही में खुश हो रहा है कि वाह अब हम जीत गए, लेकिन तभी नाटो उससे कहता है कि सही में तुम बेवकूफ हो,
तुम्हारे पास अच्छा मौका था, इस बॉल को लेकर जा सकते थे, लेकिन तुमने उसे भेज दिया। ये सुनकर हमारे बंदे को रियलाइज होता है कि सही में उसने बेवकूफी कर दी और वो रोने लग जाता है। इधर हम जिन को देखते हैं जो कि आराम से भागते हुए जा रहा था और भाई जीत भी जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि भाई सीकी ने उसकी मदद की थी तो वो उसे ऐसा तो अकेले नहीं छोड़ सकता है। तो वो वापस से मुड़ता है और सी की तरफ भागने लग जाता है। सीकी देखता है कि यार ये वापस आ रहा है, तो वो उससे कहता है कि यार ये तू क्या कर रहा है, वापस क्यों आ रहा है। जिस पर जिन उससे कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुमने मेरी मदद की थी इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए, और वो उसके हाथ में सिल्वर बॉल पकड़ा देता है। तभी एक बहुत फास्ट मूकू नाम का मॉन्स्टर आता है, जिसे देखते ही नाटो पूरे टेस्ट को ही रोक देता है, क्योंकि मूकू एक बहुत फास्ट मैसेंजर पेट है जिसका यूज तभी किया जाता है जब कोई खतरनाक इमरजेंसी होती है। उसे पता चलता है कि काइडो ब्रांच में कुछ मोमोटारोस ने हमला कर दिया है और उन्हें बैकअप की जरूरत है। इधर दूसरी तरफ हम बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि सीकी और नाटो का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पर नाटो आ जाता है और उन लोगों को सिचुएशन के बारे में बता देता है और कहता है कि अब हम लोगों को ही चलना पड़ेगा वहाँ पर बैकअप के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक शिप से क्योटो की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर अपना सीकी अपने इन डीमंस हॉर्न को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है और भाई एक तरह से वो इसमें सफल भी हो जाता है, जिससे एक्साइटेड होकर वो इस बंदे को दिखाता है कि देखो मैंने अपने हॉर्न्स छुपा लिया। जिस पर वो कहता है कि भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी ऐसा कर सकता है। यहाँ पर ये सभी लोग सोच रहे होते हैं कि क्या हम लोग इतनी जल्दी फाइट में उतरने वाले हैं, जिस पर नाटो उन्हें बताता है कि नहीं, हम सिर्फ वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, फाइट नहीं करेंगे। थोड़ी देर में वो लोग कायोटो पहुंच जाते हैं, जहाँ पर नाटो उन्हें एक शॉप के बाहर छोड़ देता है और कहता है कि इसी शॉप के पीछे ओनी कायोटो ब्रांच है। लेकिन वहाँ पर उन लोगों को शॉप के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी उस शॉप में से एक क्रीपी बूढ़ी औरत निकलती है जो कि उन्हें उस शॉप के अंदर ले जाती है और एक कमरे में एक हिडन रूम का गेट खोलती है जो कि उन्हें डायरेक्ट उनकी डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सुबाकीरी को, जो कि भाई मोमो एजेंसी का एक पागल साइंटिस्ट था और उसके साथ एक और मोमोटारो थी। यहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारे ओनीज को मार दिया था और वो कहता है कि ये सारे ओनी बेकार हैं, मुझे तो बस वो वाला चाहिए जिसको पकड़ने के बाद मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुबिगिरी इतना पागल है कि वो ओनीज को मारकर उनके ब्लड का यूज कर इन जैसे मॉन्स्टर्स बनाता है और उन्हें नाम देता है अगली। और ये मॉन्स्टर सिर्फ डीमंस पे ही हमला करते हैं। सुबागिरी बताता है कि वो ओनीस के ब्लड पर रिसर्च कर रहा है ताकि वो उनकी तरह अपनी बॉडी को वापस से रीजनरेट कर सके। वहीं हम देखते हैं कि एक बच्चा उनकी बातों को छुपकर सुन रहा होता है और अपने आप को कैसे भी कर छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो देखता है कि वो लोग भाई दूसरी तरफ से जा रहे हैं तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन अचानक से सुबागिरी उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये देखकर बच्चा भाई काफी ज्यादा ही डर जाता है। सुबागिरी यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट है उस डीमन को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम नाटो को देखते हैं जो कि अपनी टीम को लेकर पहुंच जाता है कायोटो ब्रांच में, जो कि भाई बिल्कुल जापानी ट्रेडिशनल हाउस की तरह लग रहा था और ये चीज देखकर ये लोग भी काफी ज्यादा ही हैरान थे। तभी सामने से एक डॉक्टर दिखता है जो कि पहले बहुत ज्यादा ही थका लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो नाटो को देखता है बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होकर उसके पास आता है और कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। तभी उसकी नजर सुबागिरी पे पड़ती है और उसे देखते ही भाई अपना बंदा तुरंत ही अपने बालों को ठीक करने लगता है और फिर सुबागिरी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सुबागिरी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। यहाँ पर जिन साइड आई करके देख रहा होता है कि आखिर ये जोकर है कौन। नाटो बताता है कि इसका नाम कायोया है और वो यहाँ की सपोर्ट ब्रांच का हेड है। यहाँ पर कायोया भाई इतना फ्रैंक था हमारे नेटो के साथ कि वो उसके गले में हाथ डाल के कहता है कि तुम्हें पता है ये मेरा क्लासमेट हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा नकचड़ा हो चुका है। लेकिन हमारे बंदे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इसकी ये चटपटी बातों सुनने का, तो वो कहता है कि मैं डायरेक्ट फ्रंट लाइन में जा रहा हूँ मोमोतारू की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जिन भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन नाटो मना कर देता है कि तुम यहीं पर रहो। तभी एक नर्स आती है और क्योया से कहती है कि टाइम पास बहुत कर लिया, अब काम करो चल के। क्योया इन सभी स्टूडेंट्स को भी अपने साथ हेल्प करने के लिए बुलाता है, जिसके लिए वो लोग सबसे पहले अपने कपड़े बदल लेते हैं और फिर वो लोग पेशेंट्स के रूम में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डीमंस थे जो कि हाल ही फिलहाल की हुई फाइट में इंजर्ड हो चुके थे। उनमें से एक ओनी बहुत बुरी हालत में था, वो आधा जल चुका था, उसने अपने दोनों पैर खो दिए थे और समझ लो भाई वो खत्म ही होने वाला था, जिसे देखकर सीकी तो भाई बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। लेकिन क्योका भाई बिल्कुल चिल था और कहता है कि मैं आ चुका हूँ, चिंता मत करो, अब तुम बच जाओगे। उसकी ये बात सुनकर सीकी उससे कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, उसे झूठी दिलासे मत दो। क्योका कहता है कि चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सपोर्टिंग वर्क कैसे किया जाता है। इधर दूसरी तरफ हम सुबागिरी और युमोगी को देखते हैं जिन्होंने भाई दूसरी टीम के 2 वाइस कैप्टन को मार दिया था और उनके सामने कुछ ओनीज खड़े थे। सुबागिरी कहता है कि अब वापस से मुझे इन बेकार लोगों को मारना पड़ेगा, कोई मेरी टक्कर का नहीं है। उसके ये कहते ही उसकी विश पूरी हो जाती है जब वहां पर नाटो पहुंच जाता है। सुबागिरी खुश हो पाता उससे पहले ही नाटो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि सुबागिरी वाइस कैप्टन को सील्ड बनाकर बच जाता है
और नाटो से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारा एरिया भी नहीं है। नाटो उल्टा उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, जिस पर सुबागिरी बताता है कि मैंने सुना था कि ओनीज की यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, इसीलिए मैं उन सबको खत्म करने आया हूँ। इधर हेडक्वार्टर में क्यूया ने अपनी बॉडी में बहुत सारे ब्लड की पाइप्स लगा ली थी और उसकी बॉडी में ब्लड जा रहा था। सीकी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। नर्स उससे कहती है कि तुम बस शांति से देखो। कायोया पेशेंट से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ या पैरों में से किसी एक को ही वापस से रीजनरेट कर सकता हूँ, जिस पर वो पेशेंट अपनी बची कुची एनर्जी से बोलता है कि वो अपने हाथों को रीजनरेट करवाना चाहेगा ताकि वो अपने बच्चों को वापस से गले लगा सके। इस पर क्योका कहता है कि ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा ही दर्दनाक होगी, दर्द सहने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहने के बाद वो अपने रिस्ट को काटता है, जिसमें से बहुत सारा ब्लड उस पेशेंट के मुंह में जाने लगता है और उसकी बॉडी बुरी तरीके से कांपने लग जाती है, जिस वजह से ये सभी लोग मिलकर उसकी बॉडी को पकड़ने लगते हैं। सीकी नोटिस करता है कि उसकी जो हाथ है वो वापस से रीजनरेट होने लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में उसके दोनों हाथ वापस से रीजनरेट हो जाते हैं। ये देखकर सीकी काफी ज्यादा ही हैरान होता है। तभी उसे पता चलता है कि क्योया की ब्लड डीमन आर्ट किसी को भी हील कर सकती है। क्योया पेशेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि अब तुम फिर से अपने बच्चों को गले लगा पाओगे। ये सुनते ही पेशेंट रोने लग जाता है। क्योका उन सभी से कहता है कि मुझे पता है कि सभी लोग फ्रंट लाइन में क्यों जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि फ्रंट लाइन के पीछे भी कोई है जो कि उनकी सेफ्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और वो कोई और नहीं, सपोर्टिंग यूनिट है जो कि फ्रंट लाइनर की मदद के लिए हमेशा तैयार है। उसकी ये खतरनाक स्पीच सुनकर सीकी कहता है कि क्या कर रहा है पगले, रुलाएगा क्या। सीकी कहता है कि अब मैं इतना मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, आज तुम जो कहोगी वो मैं कर दूंगा। क्योया कहता है कि हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, और ये कहकर वो सीकी को एक छोटी सी बच्ची के पास ले जाता है जिसका नाम मे है। क्योया को लगता है कि सीकी काफी दयालु है तो वो इस बच्ची का ध्यान रख सकता है। वो सीकी को बताता है कि मोमोतारू एजेंसी वालों ने इसके पेरेंट्स को मार दिया है, इसीलिए अब तुम्हें इसका ध्यान रखना है। जिस पर हमारा बंदा राजी हो जाता है और तुरंत मे के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मे उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है। तभी हम देखते हैं कि सपोर्ट यूनिट कुछ ओनीज की डेड बॉडी को लाते हैं जिन्हें कि मोमोतारू ने मार दिया था, और उनमें से मे के पेरेंट्स भी थे, जिन्हें देखने के बाद मे फूट फूट कर रोने लग जाती है। इस बात से क्योका को दुख हो रहा था, लेकिन वो सोचने लग जाता है कि ये डेड बॉडीज इतनी सही सलामत यहाँ पर कैसे पहुंच गई, क्योंकि मोमोतारो इस बॉडी को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, लेकिन ये बॉडी काफी ज्यादा ही सही है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन सब चीजों के पीछे सुबागिरी का एक बहुत बड़ा हाथ था। इधर सुबागिरी रिवील करता है कि उसने अपने कुछ ज़ॉम्बीज को ओनी बेस तक पहुंचा दिया है, और अब तक तो उन्होंने अपना खेल शुरू भी कर दिया होगा। ये सुनकर नाटो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। इधर बेस में मे के फादर अचानक से उठ जाते हैं, जिन्हें देखकर मे काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है, लेकिन वो डायरेक्ट मे का गला पकड़ लेते हैं और उसे चोक करने लग जाते हैं। ये देखकर सीकी उन्हें रोकने के लिए बढ़ता है और क्योका समझ जाता है कि ये सुबागिरी का किया धरा है, तो वो सीकी से कहता है कि जल्दी से मे की आंखें कवर करो, और फिर वो उसके फादर को 2 नाइफ से खत्म कर देता है। मे ये देखकर रोने लगती है कि उसके फादर को वापस से कुछ हो गया है। तभी क्योया रियलाइज करता है कि यहाँ पर और भी तो डेड बॉडीज हैं जिन्हें जल्द से जल्द खत्म करना होगा, लेकिन भाई वो लोग काफी ज्यादा ही लेट हो चुके थे, वो वापस से ज़ॉम्बी बन चुके थे। और इतने में ही सीकी के पीछे मे की मॉम आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करके उसे चोक करने लग जाती है। क्योया भी यहाँ पर कुछ रिएक्ट कर पाता, उससे पहले ही कुछ ज़ॉम्बी उसे भी पकड़ लेते हैं बुरी तरीके से। सीकी यहाँ पर सब देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, और अचानक से वो बेहोश हो जाता है। ऐसी कुछ हालत पूरे बेस में हो रखी थी, सभी ज़ॉम्बीज ने पेशेंट्स और सपोर्टर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। ये सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि किसी को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, और सब लोग इजी टारगेट बन गए। वापस से सीकी के पास, जो कि अपने होस्ट को संभाले हुए था और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इधर क्योया भी भाई ज़ॉम्बीज से बुरी तरीके से घिरा हुआ था। मे भी उसे देख देख कर रो रही थी, तो वो मे से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मे भाई पूरी तरीके से डर चुकी थी। तो शिकी तुरंत ही एक गन निकालता है जो कि बोट पर नाटो ने दिया था, क्योंकि शिकी अभी अपनी पावर्स को अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाता है। उसने कहा था कि इमरजेंसी के समय इसका यूज करना, और अब वो इमरजेंसी आ चुकी थी। तो सीकी सबसे पहले मे को अपने पास लाता है ताकि वो ब्लड को देख ना सके, और फिर उसकी मॉम को शूट कर देता है, और फिर वो क्योया को भी उन ज़ॉम्बीज से बचा लेता है। इधर दूसरी तरफ हम अपने बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि भाई अपने हाथों के सहारे उन ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इन ज़ॉम्बीज को खत्म कैसे करें। जितना वो मारते हैं वो वापस से उड़ जाते हैं। तभी हमारा सीकी आ जाता है और उन सभी को बताता है कि इन ज़ॉम्बीज के सर पर मारो, वो तुरंत खत्म हो जाएंगे। और फिर सीकी भी मारने लग जाता है, पट्टे से हेडशॉट, पट्टे से हेडशॉट, और ये स्टूडेंट्स भी अपनी पावर्स का यूज करके मारने
लग जाते हैं सबकी, और बाकी लोग पेशेंट्स को सेफ जगह पहुंचा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाटो सुबागिरी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सुबागिरी 3 ओनीज को अपने सामने लाकर बच जाता है। लेकिन नाटो उसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर अगली उसके ऊपर अटैक कर देता है। नाटो जैसे तैसे कर इस सरप्राइज अटैक से बचता है, पर उसका अटैक उन 3 ओनीज पे लग जाता है जो कि पहले ही से मरे मराए थे। नाटो कहता है कि भले ही तुम कितने भी ताकतवर हो, लेकिन अकेले ये फाइट नहीं जीत पाओगे। सुबागिरी कहता है कि अंधे, मैं अकेले का हूँ, और ये कहता है युमोगी उन सभी के चारों तरफ एक बैरियर लगा देती है। और फिर सुबागिरी कहता है तुम लोग इस बैरियर से निकलने की कोशिश करो, तब तक मैं अपना काम करके आता हूँ। मैंने सारे ओनीज के अंदर एक ट्रांसमीटर लगा दिया था और अब मुझे उनकी लोकेशन पता है। ये सुनते ही नाटो थोड़ा सा घबरा जाता है। सुबागिरी युमेगी को कहकर अगली को उस बैरियर के अंदर पहुंचा देता है, और जैसे ही अगली उस बैरियर के अंदर जाता है, सुबागिरी यहाँ से एक स्नैप करता है और वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। युमागी सुबागिरी को एक बार उन लोगों को देख लेने के लिए कहती है कि जिंदा बचे हैं कि नहीं, लेकिन युमागी मना कर देता है और कहता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। इधर बेस में सीकी की टीम ने पूरी सिचुएशन को हैंडल कर लिया था और सारे पेशेंट्स को सेफ जगह पर पहुंचा दिया था। उसी बीच हम मे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ही उदास थी। सीकी उसके पास आता है और उसके मॉम डैड को मारने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन मे बड़े अजीब टोन से उससे कहती है कि कोई बात नहीं। ये चीज सीकी को थोड़ी अजीब लगती है। मे कहती है कि मैं भागती आई हूँ एक ऐसे खतरे से जिसे कि मैं जानती भी नहीं थी। इस वजह से ना मैं कभी स्कूल गई और ना मेरे कभी दोस्त बन पाए, और मुझे पता था एक ना एक दिन तो ऐसा होगा ही, इसीलिए अब मैं थक चुकी हूँ। और ये कहते हुए वो सीकी को देखकर एक फेक स्माइल देती है, जो देखकर सीकी को अपना बचपना याद आने लगता है कि वो पहले कितना खुश था अपने फादर के साथ, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। और वो इतना इमोशनल हो जाता है कि मे को गले लगाता है और कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर तुम फिर से खुलकर हंस पाओगी। तभी सीन कट होता है और हमें जिन और कियोका को दिखाया जाता है, जो कि बेस के एंट्री पॉइंट पर जा रहे थे प्रोटेक्शन के लिए। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग बेस को साफ कर रहे होते हैं। इकारी यूसरुबे से कहता है कि तुम ये खड़े क्या कर रहे हो, कुछ काम करो। जिस पर यूसरुबे कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमारा बेस अब सेफ नहीं रहा, यहाँ पर और भी हमला हो सकते हैं। जिस पर इकारी कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। यूसरुबे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और ये कहकर वो अपने ब्लड डीमन नाट का यूज करता है, जो कि डीमन रेडार था, जिससे कि वो अपने 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी लिविंग बीइंग को डिटेक्ट कर सकता था। ये चीज देखकर इकारी काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है, और यहाँ पर यूसरुबे को 2 लोग डिटेक्ट भी हो जाते हैं, जो कि और कोई नहीं हमारे सदानामी और युमोगी के थे, जो कि भाई शॉप में पहुंच चुके थे और उन्होंने ओल्ड वुमेन को भी मार दिया था, और उन्हें बेस के लिए टनल भी मिल गई थी। यहाँ पर सदानामी मोमोतारो एजेंसी पे कॉल करता है और उन्हें और ज्यादा अगलीस को भेजने के लिए कहता है, और वो एक स्पेशल ओनी की डिटेल भी मांगता है जिसे कि उन्हें पकड़ना था। यहाँ पर युमोगी उससे कहती है कि हमें यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहना होगा, इस जगह पर बहुत सारे ओनीज भी हो सकते हैं। इस पर सदानमी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, और तभी उसके पास डिटेल आ जाती है सीकी की, और वो कहता है कि अब हमें ये सब जल्दी खत्म करना होगा ताकि मैं उस डीमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। और ये कहकर वो टनल के अंदर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं, जो कि कियोका के साथ एंट्री पॉइंट पर खड़ा था। यहाँ पर कियोका अपना बहुत ज्यादा ही फ्रैंक हो जाता है जिनसे, और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर हमारा बंदा उसे इग्नोर करता है और आगे बढ़ने लग जाता है। कियोका भी उसे चेस करता है, लेकिन अचानक से उसे रियलाइज होता है कि कोई उसके पीछे है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उतने में ही सुबागिरी उसे स्टैप कर देता है। जिनको भी ये चीज रियलाइज होती है और वो तुरंत अपने चैनसोस को एक्टिवेट करता है, लेकिन युमोगी अपने बैरियर से उसके चैनसोस को बंद कर देती है और उसके हाथों को डैमेज कर देती है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा ही दर्द होता है। कियोका जिन से कहता है कि जल्दी से यहाँ से जाओ और सबको अलर्ट कर दो। जिन पहले तो जाने से मना करता है, लेकिन कियोका के फिर से कहने पर वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखते ही सुबागिरी युमोगी की मदद से पूरे बेस के चारों तरफ एक बैरियर लगवा देता है, जिससे कि ना कोई अंदर से बाहर जा सके, ना कोई बाहर से अंदर आ सके। अब यहाँ पर सिर्फ कियोया, उमागी और सुबागिरी थे, और कियोया समझ चुका था कि वो इन लोगों से फाइट नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक सपोर्टर है। तो वो फैसला करता है कि वो इन लोगों को तब तक उलझा के रखेगा जब तक बैकअप पार्टी यहाँ पर नहीं आ जाती। तो वो अपने पॉइजनस इंजेक्शंस को निकाल लेता है और अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही सुबागिरी पलक झपकते ही उसके गर्दन पर एक खतरनाक वाला कट लगा देता है। ये इतना सडन था कि कियोया कुछ भी समझ नहीं पाता है और तुरंत जमीन पर गिर जाता है। सुबागिरी उसके पास आता है और उसे भी अपने बैक्टीरिया से अपना पपेट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में ही उसे सेंस होता है कि यहाँ पर उसके अगली आ चुके हैं, उसकी एक स्पेशल चीज लेकर आ चुके हैं। वो युमोगी से कहता है कि इन्हें अंदर आने दो। उनमें से एक अगली अंदर आकर अपने मुंह में से एक
बहुत बड़ा बॉक्स बाहर निकालता है। एट द सेम टाइम जिन भी हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है तो एक रूम में सब लोग थे जो अलर्ट मोड में थे। ये देखकर जिन थोड़ा हैरान था, तो सीकी बताता है कि यूसुरुबी ने हमें बता दिया था कि कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए हम अलर्ट हो गए और हमने पहले ही सारे पेशेंट्स को एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया है। अब वो लोग भी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैरियर लगा होने की वजह से कोई वहाँ से जा ही नहीं पा रहा था। सीकी यहाँ पर जिन से कायोया के बारे में पूछता है। जिन कुछ कह पाता उससे पहले ही एक अगली वहाँ पर आ जाता है और सिंपली माइकल जैक्सन की स्टाइल में जाता है और उनमें से एक सपोर्टर को खा लेता है, जिसके बाद इन लोगों को रियलाइज होता है कि अब हमारी मरने वाली है। तो ये लोग भागने लग जाते हैं, लेकिन हमारा सीकी सबसे पहले मे को सेव करने के बारे में सोचता है। थोड़ी ही देर में ये दोनों चमनचोला भी आ जाते हैं अपने केसेस को लेकर, और हमारा सुबागिरी अपने बड़े से बॉक्स के ऊपर बैठकर उन लोगों से कहता है कि बाकी सबको मार दो, लेकिन सीकी को छोड़ देना, वो मेरा आइटम है। वहीं दूसरी तरफ हम सादा नामी को देखते हैं, जो कि अपने लिए कंफर्टेबल क्लॉथ्स ढूंढ रही होती है ताकि वो अच्छे से फाइट कर सके। उसी के बगल में भाई कीरा पड़ा होता है और सोच रहा होता है कि कहीं इन सब चक्करों में मैं बीमार ना हो जाऊं। सादा नामी इतने में ही अपने कपड़े चेंज कर चुकी होती है और वो कीरा से कहती है कि चलो बेटा तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। लेकिन कीरा इतना बड़ा फट्टू कि वो तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि मुझसे फाइट नहीं होगी। तो सादा नामी उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो जाके अलमारी में छुप जा जाके। तो वो तुरंत ही बिना सोचे समझे अलमारी में छुप जाता है। इतने में ही एक अगली सादा नामी के सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ही सीकी हो। इस पर सादा नामी अपने ब्लड आर्ट को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि नहीं, और इधर कीरा की फालतू में फट रही होती है। वहीं दूसरी तरफ इगारी के पास भी एक अगली आ जाता है और उससे कहता है कि तुम सीकी हो। इगारी कहता है कि मुझे उस लूजर से कंपेयर मत करो। इधर दूसरी तरफ जिन भी क्योया को बचाने के लिए भागता है। वहीं दूसरी तरफ हम सीकी और मे को देखते हैं, जो कि एक जगह ढूंढ रहे होते हैं छुपने के लिए, और वो एक पेड़ और झाड़ के पीछे छुप भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से कीरा जिस बॉक्स में छुपा था वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पर वो पैनिक करने लगता है कि अब तो मैं गया। तो वो जल्दी से अलमीरा का गेट खोलता है और जैसे ही खोलता है तो सामने उसके मॉन्स्टर था, जिसे देखकर उसकी और फट जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसे मारने के बजाय सदा नामी के पास ऐसे जाता है जैसे कि वो उसका पेट हो, और सदा नामी भी उसे अपने पास बुलाती है और अचानक से उसके मुंह पे पंचों की बारिश करने लग जाती है और फिर उसके ऊपर चढ़कर उसे बहुत बुरी तरीके से खत्म कर देती है। ये देखकर कीरा तो डर जाता है कि ये क्या दानव औरत है ये। कीरा उससे पूछता है कि क्या तुमने अकेले इसे हरा दिया। सदा नामी कहती है कि मैंने कहा था मैं संभाल लूंगी, अब तुम सो जाओ। और वो एक बेडशीट बिछाती है और कीरा को उसमें लिटाकर सुलाने लग जाती है। यहाँ पर कीरा थोड़ा नर्वस हो रखा होता है क्योंकि सदा नामी उसके काफी ज्यादा ही करीब थी। उसके इरादे ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। तभी अचानक से सदा नामी को एक और मॉन्स्टर की प्रेजेंस सेंस होती है और वो कीरा से कहती है कि अब मुझे इसे संभालना पड़ेगा। तभी वो मॉन्स्टर वहां पर आता है और भाई ये मॉन्स्टर पहले वाले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वो आते के साथ ही साथ अपने हाथों का यूज करके सादा नामी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सादा नामी उससे बच जाती है। इस मॉन्स्टर को देखकर कीरा तुरंत वापस से अलमारी के अंदर छुप जाता है कि भाई मैं बच के रहूं। इधर सदा नामी गुस्से में कि भाई अभी मूड बन रहा था, इसने पूरा बर्बाद कर दिया, तो वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसके अटैक को डॉज कर देता है और अपने टेंटिकल से सदा नामी के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि उसके हाथ में लग जाती है। लेकिन सदा नामी जैसे तैसे करके उस अटैक को मैनेज करती है। लेकिन वो मॉन्स्टर काफी तेज था। वो अपने टेंटिकल से सदा नामी को पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। हमारी लेडी छोटा भीम अपना पूरा दम लगा रही होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे धोबी घाट के कपड़ों की तरह पटक पटक के मारता है और बाद में निचोड़ भी देता है। और ये सब होते हुए कीरा शांति से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि कोई आ जाए मदद करने के लिए। मतलब इससे बड़ा फट्टू इस दुनिया में कोई देखा ही नहीं गया। और ये चीज उसे भी पता थी कि वो सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले वो काफी ज्यादा बहादुर हुआ करता था जब वो अपनी बीवी के साथ रहता था, जिसका नाम लूलू था। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, इसकी बीवी का नाम लूलू था, गलत नहीं सुना। तो उसे लगता था कि उसकी बीवी जब तक उसके साथ है तो वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, मतलब प्यार की ताकत। और ये दोनों सही में एक बहुत अच्छे कपल भी थे। लेकिन हर चीज हमेशा तो ठीक नहीं रहती ना। लूलू को एक बीमारी हो जाती है जिसका इलाज सिर्फ एक ओनी डॉक्टर कर सकता था, और पूरे विलेज में सिर्फ एक ही ओनी डॉक्टर था जिसे कि मोमोतारो वाले मार देते हैं, जिससे कि लूलू की हालत और खराब हो जाती है। और हमारा बंदा उससे वादा करता है कि वो उसके लिए शहर से एक डॉक्टर लेके आएगा और उसे बचा लेगा। लूलू उससे कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर लोगे। और यही कहने के साथ साथ वो उसके हाथों में ही अपना दम तोड़ देती है। उसके जाने के बाद कीरा पूरी तरीके से टूट जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है और अपने आप को काफी ज्यादा ही कमजोर समझने लगता है। इधर वो मॉन्स्टर सदा नामी को खत्म करने वाला था और कीरा देखते हुए कहता है कि क्या मैं इसे बचा पाऊंगा। तभी उसे अपनी वाइफ के लास्ट वर्ड याद आते हैं, जो कि थे कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर लोगे।
वो मॉन्स्टर सदानमी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कीरा उसे झटक से बचा लेता है और कहता है कि लुलु अगर ये देख रही होती तो वो मुझसे काफी ज्यादा ही डिसअपॉइंट होती। वो सदानमी को देखते हुए कहता है कि शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन अब मेरी बारी। कीरा मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा ही डर रहा था, लेकिन वो वापस से अपनी वाइफ को याद करता है और अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है। उसके ब्लड से उसकी वाइफ का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि उसे गले लगा लेता है, जिससे कि हमारे बंदे का सारा डर भाग जाता है और फिर वो एक्टिवेट करता है अपनी रियल ब्लड डीमन आर्ट, जो कि भाई काफी ज्यादा ही धांसू लग रही थी। वो मॉन्स्टर हमारे कीरा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार कीरा डरपोक नहीं था। वो उसके अटैक को डॉज करता है बहुत अच्छी तरीके से और मॉन्स्टर के ऊपर यूज करता है ब्लड साकुरा पेटल्स का, जो कि ब्लेड की तरह बहुत खतरनाक थे और उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से काट देते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो उससे भी सर्वाइव कर जाता है और कीरा के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर कीरा अपनी वाइफ के साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए उसके हर एक अटैक को बहुत खूबसूरती से भाई डॉज करता है और उसके हर एक बॉडी पार्ट को काट डालता है। वहीं दूसरी तरफ हम मे और सीकी को देखते हैं, जहाँ पर मे अभी भी बहुत ज्यादा ही दुखी होती है उसके पेरेंट्स की डेथ को लेकर और वो ये सोच रही होती है कि वो भी अपनी पेरेंट्स की तरह मारी जाएगी, लेकिन सीकी उससे कहता है कि वो उसे मरने नहीं देगा और उसे बचाएगा। वो उससे कहता है कि बस तुम हौसला रखो, मैं उन मोमोतारो वालों को मार दूंगा, और ये कहकर वो सुबागिरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा नाटो भैया बच गया होता है उस धमाके से और वो तुरंत बेस के लिए निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीकी पहुंच जाता है सुबागिरी के पास और इस पॉइंट पर सुबागिरी को भी नहीं पता था कि यही सीकी है, तो वो उससे कैजुअली बात करता है। सीकी उससे धमकाते हुए कहता है कि तुम ऐसे कैसे इन सबको मार सकते हो, और ये कहते हुए उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन हमारे सुबागिरी को कोई घंटा फर्क नहीं, मार दे बेटा गोली तू। वहीं दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि भागते हुए क्योया के पास जा रहा होता है। तभी रास्ते में हमारी युमोगी आ जाती है और अब यहाँ पर फाइट होने वाली है युमोगी वर्सेस जिन। इधर फाइट होने वाली है सीकी वर्सेस सुबागिरी और ये सारी फाइट हमें देखने को मिलेगी पार्ट 3 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय।